हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का सुमो बायोलॉजी में। देखिए, आज से हम लोग हिंदी की सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। आज तक जो मैं लेक्चर डाल रहा था, इंग्लिश डाल रहा था, और जो पीडीएफ में शेयर कर रहा था आप लोगों से, वो इंग्लिश की होती थी। तो बहुत सारे बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आई कि सर हिंदी की चालू करिए सीरीज़। तो हिंदी की सीरीज़, और हम लोग पहला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, प्राणी जगत। हिंदी में आप लोग को पढ़ाने का सोचा है मैंने। ठीक है जी। तो प्राणी जगत से चालू करते हैं। जो बच्चे मुझसे पहले के जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने बात करी थी कि आपको अगर नीट का सिलेक्शन पाना है तो आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी है। एक व्यवस्थित तरीके से आप लोग को पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई का तरीका क्या है, देखता हूँ मैं। जो और भी एजुकेटर हैं आपके, बहुत सारे जो यूट्यूब पे लेक्चर डाल रहे हैं, केवल लेक्चर से बात नहीं बनेगी बेटा। लेक्चर के अलावा आपको डीपीपी, डेली प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी जो आप यूट्यूब चैनल चुन रहे हैं, जिससे आप जुड़ रहे हैं, सबसे पहले देखिएगा आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आपको उसके लेक्चर, जो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझनी है, वो समझाया जा रहा है। ये तो सभी कर रहे हैं। डीपीपी मिल रही है कि नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा, टेस्ट के अलावा आपका फाइनली आपका फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है कि नहीं। ये सारी बातें आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और हर उस चैनल को आप प्रेफरेंस दीजिए जो आपको इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा है। केवल मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी आप किसी से भी जुड़ रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं। और एक चीज़ और, इनके अलावा नीट के प्रिपरेशन में लेक्चर्स, डीपीपी, टेस्ट, पास्ट ईयर के क्वेश्चन, लास्ट ईयर के क्वेश्चन, कौन से लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं इसकी बातचीत भी, और ये आने वाले 2022 में कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उसका डिस्कशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी बातें मैं आपको एक तरफ से बताऊंगा अपने लेक्चर में, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो भाई हर चैप्टर का लाइन टू लाइन डिस्कशन। तो आप कहिए कि लेक्चर्स कह लीजिए, लेक्चर्स आपको पूरे सीरीज़ के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, पहला बात। दूसरी बात, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। लेक्चर के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है जी। तो अगर 15 से 20 क्वेश्चन एक टॉपिक के होते हैं, तो पूरे चैप्टर के मिला के आपको करीब 200 से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। 200 से 300 क्वेश्चन एक चैप्टर के, 38 चैप्टर हैं। तो आपके 10,000 क्वेश्चन तो ये सीरीज़ ख़त्म होते होते, ये मेरा कोर्स ख़त्म होते होते, जो आपको मार्च या 15 अप्रैल तक मैं ख़त्म कर दूंगा, 31 मार्च तक या 15 अप्रैल तक आपको 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं करवा दूंगा। उसके अलावा अगर आप टेस्ट दे लेते हो तो आप इसमें बढ़ा लीजिए 3,000 क्वेश्चन और अगर आप फुल लेंथ टेस्ट दे देते हो तो 2,000 क्वेश्चन और बढ़ा लीजिए। तो 15,000 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। उसके अलावा लास्ट ईयर के, लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस, वो मिला के आपके हो जाएंगे करीब 700 क्वेश्चन। और आने वाले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो है, 700 क्वेश्चन लगभग, वो रख लीजिए। तो आपके 16,000 क्वेश्चन लगभग मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये कहने का मतलब है। तो फिर से समझ लीजिए, कहीं भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें, तो क्या ये सारी बातें मिल रही हैं आपको, देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आप किसी से भी पढ़िए, किसी के लेक्चर फॉलो करिए, डीपीपी अपने एंड पे लगाइए अगर आपको वो चैनल नहीं प्रोवाइड कर रहा। टेस्ट अपने एंड पे देखिए कहाँ आपको टेस्ट मिल सकता है। इन सब बातों के बगैर आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, उस दिशा में मैं काम करूँगा। तो अध्याय 4 प्राणी जगत चालू करते हैं, लेके प्रभु का नाम आज से शुरुआत करते हैं। चलिए जोर से बोलो, जय माता दी। चालू हो जाओ। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना व स्वरूपों में पाते हैं। अपने चारों तरफ देखिए तो आपको विभिन्न प्राणी, विभिन्न संरचना स्वरूप के मिल जाएंगे। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है।
ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 10 लाख प्राणी जंतु। अब आप सोचोगे 1.7 1.8 आपके पहले चैप्टर में, तो उसमें भैया पादप और जंतु दोनों इंक्लूड है। अब तक 10 लाख से ज़्यादा प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। अंतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता। तो जब हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा, अभी तो आप लोग को पढ़ाया नहीं है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज़ द नीड। वर्गीकरण की आवश्यकता महत्व क्या है। वर्गीकरण की आवश्यकता महत्व यह है कि नियर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन है। 1.7 से 1.8 मिलियन, 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन बराबर है 10 लाख के। करीब 17 से 18 लाख जातियां जीवों की हमारे सामने हमें मालूम है। तो हर बायोलॉजिस्ट, जीव वैज्ञानिक आप ही हैं, जैसे अध्ययन अगर करना चाहें तो 17 से 18 लाख स्पीसीज को अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या तरीका निकाला? तरीका ये निकाला कि वर्गीकरण कर लो, इनको वर्गों में बांट दो। वर्गों में बांट देने से क्या फ़ायदा होगा? वर्गों में बांट देने से फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी वर्ग की हम बात करें, मानिए क्लास में मेलिया, स्तनधारी की हम बात करें, स्तनधारी, तो स्तनधारी अगर हमने एक वर्ग बना दिया, तो उस वर्ग में हम उन्हीं जीवों को रखेंगे जिन जीवों में स्तनधारी वाले लक्षण होंगे। तो स्तनधारी अगर हम बात कर रहे हैं टाइगर है, स्तनधारी अगर हम बात कर रहे हैं काऊ है, तो स्तनधारी जीव वर्ग में आने वाले कुछ उनके जो लक्षण हैं वो लक्षण इनमें मिलेंगे। किनमें? काऊ में और टाइगर में। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि काऊ और टाइगर में कौन कौन से लक्षण मिलेंगे। तो वर्गीकरण करने से यह फ़ायदा होता है कि आपको एक मोटा माटी आइडिया लग जाता है, मोटा माटी आपको अनुमान लग जाता है कि अगर जीव या जंतु इस स्पीसीज में का है और इस वर्ग में रखा है तो उसमें ये लक्षण होंगे। जैसे स्तनधारियों के लक्षण, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियों का होना, ये इनका एक लक्षण है। शरीर पे, त्वचा पे बालों का होना, हेयर्स का होना, ये एक लक्षण है, होगा। 4 चैम्बर्ड हार्ट होना, 4 कक्षी हृदय का होना लक्षण है, होगा। होम्योथर्मस होना, पॉइलियोथर्मस ना होना। होम्योथर्मस होना मतलब अपने शरीर का टेम्परेचर एक निश्चित लेवल पे मेंटेन करना, ये लक्षण होगा। तो अगर स्तनधारी में रख दिया है किसी जीव या जंतु को, तो स्तनधारी वर्ग के जो लक्षण है उसमें होंगे। तो प्राणियों को समझने में आसानी मिलती है, क्योंकि 17 से 18 लाख स्पीसीज आप व्यक्तिगत तौर पे अध्ययन कर लें वो पॉसिबल नहीं है। तो वर्गीकरण का महत्व तो अधिक हो जाता। इससे नई खोजी प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। और नई स्पीसीज जो आप खोजेंगे, नई प्रजाति खोजी, उसको वर्गीकरण के हिसाब से किस वर्ग में रखना है उस, क्योंकि वर्गों के आपको लक्षण पता है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उसको हमें किस वर्ग में रखना है। ठीक है कर जी। तो वर्गीकरण से हमें सहायता मिलती है जंतुओं का अध्ययन करने में, और उनके बीच समानता असमानता के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर देते हैं, और उनके बीच परस्पर क्या संबंध है उस संबंध को समझने में भी हमें सहायता मिलती है। और नई प्रजाति अगर कोई खोजी तो उसको वर्गीकरण में कहाँ पे स्थान हम देंगे, इस चीज़ का भी हमें आइडिया मिलता है, अनुमान रहता है। वर्गीकरण जो कर रहे हैं उसका आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार प्राणियों की संरचना व आकार में विभिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। तो प्राणियों में संरचना, आकार, प्रकार अलग अलग है, लेकिन उनमें आपको कोशिका की व्यवस्था में समानता देखने को मिल सकती है। शारीरिक सम्मिति में शारीरिक सम्मिति आपको एक जैसी देखने को मिल सकती है। प्रगुहा की प्रकृति, प्रगुहा है कि नहीं है, प्रगुहा अगर है तो वास्तविक है कि कूट है। प्रगुहा की प्रगति के आप देखेंगे कि इसमें भी समानता मिल सकती है। पाचन तंत्र कैसा है, पूरी तरह से विकसित है कि नहीं। परिसंचरण तंत्र कैसा है, खुला टाइप का है कि बंद टाइप का है। जनन तंत्र
की संरचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। तो प्राणियों की संरचना व आकार में विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग संरचना के, लेकिन उनकी कोशिका व्यवस्था में आधारभूत समानताएं हो सकती हैं, होती हैं। उनकी शारीरिक सममिति में आधारभूत समानताएं हो सकती हैं, होती हैं। प्रगुहा की प्रकृति में समानताएं हो सकती हैं। पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में समानताएं हो सकती हैं, होती हैं। आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये विशेषताएं जो हैं, कोशिका की व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र, इनमें समानताएं पाई जा सकती हैं। व इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में, और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं किसका? जंतु का। तो इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का विवरण यहाँ किया गया है। तो कुछ विशेषताएं जिनकी अभी हम लोगों ने बात करी। विशेषताएं क्या जी? विशेषताएं हैं जैसे कि प्रागुहा की प्रकृति, शारीरिक सममिति, कोशिका की व्यवस्था। तो यहाँ पे इसको अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किन विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण के आधार क्या है। ठीक है जी। तो वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जंतुओं के अध्ययन करने के लिए, जंतुओं की विशेषताओं को जानने के लिए, नई प्रजाति जो हम लोग को पता लग रही है उसको हम वर्गीकरण में कहाँ स्थान देंगे, इन सब बातों के लिए वर्गीकरण आवश्यक है। तो वर्गीकरण सहायता करता है हमको जंतुओं को अध्ययन करने में। और वर्गीकरण जो किया गया है, आपने जो वर्गीकरण कर दिया कि ये भैया इसको हम मेमेलिया में रखेंगे, इसको हम रेप्टाइल में रखेंगे, इसको हम एम्फीबियन में रखेंगे, इसको हम मत्स्य वर्ग में रखेंगे, तो कुछ लक्षणों के आधार पर वो लक्षण क्या है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण किस आधार पे हम कर रहे हैं। ठीक, चलिए वर्गीकरण के आधार की बात करें। तो सबसे पहला आधार है संगठन के स्तर। संगठन के स्तर वर्गीकरण का आधार की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, और संगठन के स्तर की बात हम अब लोग करेंगे। प्राणियों की संरचना व आकार में विभिन्नता होते हुए भी देखा गया है कि उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें आधारभूत समानताएं मिलती हैं, वही बना रहे हमारे वर्गीकरण के आधार। क्या है समानताएं जो मिल सकती हैं? कि प्रगुहा की प्रकृति कैसी है, शारीरिक सममिति कैसी है, कोशिका की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले अब हमारा है संगठन के स्तर। संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक हैं। आज की तारीख में प्राणी जगत में जितने भी सदस्य हैं सभी बहुकोशिक हैं। एक कोश की जो जंतु थे उनको अब हम लोगों ने प्राणी जगत से हटा दिया है और उनको हम लोगों ने प्रोटिस्टा में स्थान दे दिया है। एनिमिलिया में स्थान नहीं है, प्राणी जगत में स्थान नहीं है, तो हम लोगों ने उसको स्थान दे दिया है किसमें? प्रोटिस्टा में। तो एक कोशिकी जीवों को जंतु जगत में, प्राणी जगत में स्थान नहीं दिया जाता। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। बहुकोशिकी तो हैं, लेकिन कोशिका के संगठन का जो स्तर है वो अलग अलग हो सकता है, होता। ठीक है, प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक हैं, एक कोशिका से ज़्यादा वाले होंगे, लेकिन सभी में एक ही के प्रकार का कोशिका का संगठन स्तर नहीं होगा। तो एक ही तरह का कोशिका का संगठन नहीं है, इसका मतलब है स्तर अलग अलग है। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में होती है, स्पंजस में कैसी है? बिखरे हुए समूहों के रूप में, अर्थात वह कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। इस तरह का जो व्यवस्था है उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर का संगठन। तो स्पंजस में कोशिका बिखरे हुए समूहों के रूप में है, ऊतक के रूप में अभी व्यवस्थित नहीं हुई है। कोशिकाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोशिकाएं अभी आपस में सामंजस्य बिठा के ऊतक के रूप में व्यवस्थित नहीं हुई हैं। तो कोशिकाएं खूब सारी हैं, लेकिन कोशिकीय स्तर का संगठन दिखा रही है
टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक का अभी निर्माण नहीं हुआ। तो ये हम लोग आपसे पूछा जाता है कि स्पंजेस में या पोरीफेरा में, स्पंज में किस तरह का कोशिकीय स्तर मिलता है, संगठन का स्तर किस तरह का, हम लोग बोलेंगे कोशिकीय स्तर का संगठन है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, कोशिकीय स्तर का संगठन आपको देखने को मिलेगा स्पंज में। ठीक है जी, फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन आता है, ये पूछेगा इनमें से दिए गए फाइला में से कौन सा फाइला ऐसा है जिसमें कोशिकीय स्तर का संगठन मिलता है। क्वेश्चन आते हैं, कोशिकीय स्तर का संगठन इनमें से कौन दर्शाता है। तो अगर फाइला के नाम दे रखे हैं तो वहाँ पे स्पंज होगा जिसको आपने टिक लगाना है। अगर उसने अलग अलग 4 जंतु दे रखे, माइने हाइड्रा दे रखा है, पैरामीशियम दे रखा है और समथिंग एल्स, तो एक आपको स्पंज का भी नाम वहाँ पे मिलेगा, आपको उसको टिक लगाना होगा। जय जय। चलिए आगे। तो यद्यपि प्राणी जगत में सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है। स्पंजस में कोशिकाएं खूब सारी हैं लेकिन बिखरे हुए हैं समूह, अतः वह कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती है। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। तो कोशिकाओं ने बहुकोशिकीय है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिका उन्होंने काम बांट लिया कि चलो मैं ये काम करूँगी, चलो वो तो तुम वो दूसरा काम कर लो। ठीक है जी, तो उनके बीच में श्रम विभाजन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है जी, कोशिकाओं के बीच में श्रम विभाजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब अगले पे हम लोग आते हैं। तो जब भी हम लोग प्राणी जगत की शुरुआत करते हैं, पहला जो हम लोग को फाइलम पढ़ना है वो होता है पहला फाइलम पोरीफेरा। दूसरा फाइलम है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेट। तो ये पहले फाइलम की हम लोगों ने बात कर ली, पोरीफेरा की बात कर ली। सीलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था और अधिक लेवल की या उच्च लेवल की होती। तो कोशिकाएं की व्यवस्था जो है पोरीफेरा की तुलना में सीलेंट्रेट में हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उच्च स्तर का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती। सीलेंट्रेट में आपको ऊतक की व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो ऊतक क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन और हैविंग द कॉमन ओरिजिन। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो मिल के समन्वय मिला के एक काम कर रहा हो, उस कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं, या जिनकी उत्पत्ति एक ही तरह से हुई हो। तो कोशिकाओं का समूह जो सामंजस्य बिठा के एक ही काम कर रहा हो, कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा हो, कोशिकाओं का समूह जिसमें आपस में सामंजस्य हो, जो मिल के सामंजस्य बिठा के मिलकर एक कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक विशिष्ट कार्य संपादन कर रहे हो, कार्य करती हैं, उस कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलते हैं ऊतक। तो ऊतक के लिए परिभाषा अगर आपकी देखी जाए, क्या है ऊतक? ऊतक कोशिकाओं का वो समूह है जो आपस में सामंजस्य बिठा के, सामंजस्य स्थापित करके एक समूह के तौर पे एक कोई विशिष्ट कार्य प्रतिपादित करती है। उस कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक बोलते हैं। तो ऊतक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको किस में देखने को मिल रहा है? सीलेंट्रेट में। पोरीफेरा से हायर फाइलम है सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट में कोशिकाओं की व्यवस्था हाई लेवल की है। इसमें कोशिकाएं कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, इसीलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहते हैं। इससे उच्च स्तर का संगठन, अब इससे हाई लेवल और ऊंचे स्तर का संगठन जो प्लेटेलमेंथीज के सदस्य व अन्य संघों में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर का संगठन मिल रहा है। अगला हमारा आ रहा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में ऊतक बन गए। टीनोफोरा में भी ऊतक। अगला हमारा आ रहा प्लेटेहेलमिन्थीज, जो यहाँ पे जिक्र आया प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज के सदस्य व अन्य उच्च प्लेटेहेलमिन्थीज के बाद एस्केलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज के बाद एनीलिडा, एनीलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, प्लेटेहेलमिन्थीज और उसके आगे में
हमें क्या मिल रहा है, ऊतक या इससे और अगले लेवल का संगठन। प्लेटल मेंथिस में आपको ऊतक मिल गए उच्च स्तर का, ठीक है जी। प्लेटल मेंथिस के सदस्य व अन्य उच्च संघों में पाया जाता है। ऊतक से उच्च स्तर का संगठन पूछ रहा, तो ऊतक के स्तर का संगठन किसमें मिल रहा है, सीलेंट्रेटा टिनोफोरा में। ऊतक से उच्च स्तर का संगठन किसमें मिल रहा है, प्लेटल मेंथिस और उसके आगे के अन्य संघों में, उच्च संघों में, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। तो सबसे लोअर लेवल का संगठन क्या है, सेलुलर, कोशिकी। सबसे निम्न स्तर का, निम्न स्तर का, सबसे निष्कृष्ट कोशिकीय स्तर का। उससे ऊपर टिश्यू, ऊतक बन गए। ऊतक मिलके क्या बना देंगे, ऊतक मिलके अंग बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर का संगठन पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल का संगठन सीलेंट्रेटा में, ऑर्गन लेवल का प्लेटल मेंथिस और ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र ये आपको एस्केल मेंथिस और उसके आगे के फाइलम में देखने को मिलेगा। इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटल मेंथिस के सदस्य व अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। ऊतक मिलकर क्या बना देंगे, अंग, और अंग क्या करेंगे, कोई एक विशेष कार्य करेंगे। जैसे हमारा स्टमक, आमाशय एक अंग है, जैसे हमारा किडनी, ठीक, एक अंग है। हार्ट, हृदय एक अंग है। तो ये अंगों के नाम यहाँ मैंने लिखे। अंग किससे बनेंगे, अंग बनेंगे ऊतक से। डिफरेंट तरह के ऊतक मिलके कोई एक विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, अंग बना रहे हैं, ठीक है। ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे एनिलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म तथा रज्जुकी के अंग मिलके तंत्र के रूप में, तो प्राणियों में जैसे एनिलिड संघ हमारा, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म तथा रज्जुकी, कॉर्डेट, रज्जुकी के अंग मिलके तंत्र के रूप में, अंग मिलके क्या बना देंगे, तंत्र, एक सिस्टम, तंत्र बना देंगे। एक अंग मिलके तंत्र के रूप में शारीरिक, तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, ठीक है जी। तो अंग मिलके एक सिस्टम, तंत्र बना देंगे और शरीर का कोई कार्य करेंगे। प्रत्येक तंत्र किससे बना है, विभिन्न अंगों से। तो अंग जैसे अभी बात करी मैंने, आमाशय, जैसे कि अग्नाशय, जैसे कि आंत, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ये सब मिलके हमारा भोजन तंत्र बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। इनका काम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भोजन को पचाना। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। तो इस तरह का जो व्यवस्था है उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अंग तंत्र के संगठन। तो कितने तरह का आपको संगठन देखने को मिल रहा है, कोशिकी जो आपको मिलता है पोरीफेरा में, ऊतक आपको मिलते हैं सीलेंट्रेटा टिनोफोरा में, ऊतक मिलके बना रहे अंग जो आपको मिल रहा है प्लेटल मेंथिस में, और अंग तंत्र प्लेटल मेंथिस से आगे आपको एस्केल मेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन सब में आपको अंग तंत्र मिलते हैं, ठीक है जी। तो प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। अब तंत्र अलग अलग तरह के, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, और हमारा एक्सक्रीटरी विसर्जन तंत्र, मतलब जो विसर्जित कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, अलग अलग आपको रिप्रोडक्टिव पुनर्जनन तंत्र। तो अलग अलग तंत्र आपको देखने को, सिस्टम देखने को आपको मिलेंगे। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम, इसी तरह से अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। अब अलग अलग प्राणी समूहों में अंग तंत्र तो बन गए, मानिए डाइजेस्टिव सिस्टम तो बन गया, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का
जो कहिए कि स्तर है वो सरल है कि जटिल है, उसमें भी अब आपको अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर पाचन तंत्र अपूर्ण भी होता है, पूर्ण भी होता है। एक इसने यहाँ पे एग्जाम्पल उठाया, जब बोला जी अंग तंत्र बन गए। केवल अंग तंत्र बन जाने से ही बात नहीं बन रही, अब अंग तंत्र बनने के बाद भी आपको उसमें जटिलताएं के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल उठाया जा रहा है, बताया जा रहा है आपको पाचन तंत्र का, कि पाचन तंत्र तो बन गया, लेकिन ये दो तरह का होता है, पूर्ण और अपूर्ण। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है, एक ही ओपनिंग होगी। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही ओपनिंग होती है, जो मुख और गूदा दोनों का कार्य करती। तो मुख से हम लोग भोजन अंदर करते हैं, गूदा से अपचा भोजन वेस्ट बाहर करते हैं। तो मुख और गूदा एक ही आउटलेट है, एक ही ओपनिंग है, उससे ही भोजन अंदर आ रहा है और अपचा भोजन और अपशिष्ट पदार्थ बाहर जा रहे हैं, एक ही ओपनिंग से। इस तरह का जो पाचन तंत्र होता है उसके लिए हम अपूर्ण पाचन तंत्र का प्रयोग करते हैं टर्म का। जो मुख और गूदा एक ही ओपनिंग है, जो मुख और गूदा दोनों का कार्य करते। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन, आपसे अगर पूछा जाए अपूर्ण पाचन तंत्र किस में मिलता है, तो फाइलम अगर दिया होगा तो प्लेटेलमेंथीस दिया होगा, और अगर ऑर्गेनिज्म के नाम दिए होंगे तो प्लेटेलमेंथीस का कोई ना कोई उसने मेंबर का, जैसे फैसियोला की बात कर लीजिए आप, तो उसने उसका नाम दिया होगा कि भाई फैसियोला हेपेटिका में आप देखेंगे कि एक ही ओपनिंग है। ठीक है जी, तो इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है, अपूर्ण पाचन तंत्र किस में मिल रहा है। अपूर्ण पाचन तंत्र प्लेटेलमेंथीस के फाइलम में या उसके सदस्यों में मिल रहा है। अपूर्ण पाचन तंत्र किसको बोल रहे हैं, जिसमें पाचन गुहा में भोजन गुहा की एक ही ओपनिंग हो। तो एक ही ओपनिंग, एक ही कहिए कि द्वार है, बाह्य द्वार है, जो मुख और गुदा दोनों का कार्य करता है। पूर्ण पाचन तंत्र में दो बाह्य द्वार होते हैं, और पूर्ण पाचन तंत्र दो तरह का, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण पाचन तंत्र में दो द्वार होंगे, अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही द्वार होगा। दो द्वार मुख का, एक द्वार मुख का और एक द्वार गूदा का काम कर रहा है। इसी प्रकार से परिसंचरण तंत्र भी दो तरह का है। अब हम लोगों ने बात कर ली थी पाचन तंत्र में मिल रही जटिलता का क्या है, पैरामीटर या मापदंड। इसी तरह से परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र बनने के बाद उसमें भी आपको दो लेवल की, दो स्तर की जटिलताएं देखने को मिल सकती हैं। एक तो आपका ओपन खुला पाचन तंत्र, और एक आपका बंद, परिसंचरण तंत्र की बात हो रही, माफ़ करिएगा मैं पाचन तंत्र पे फंस गया, परिसंचरण तंत्र पे है ये। परिसंचरण तंत्र कंप्लीट होने के बाद दो तरह का, खुला और बंद। ठीक है जी, परिसंचरण तंत्र खुला तथा बंद। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिकाओं तक इसमें डूबे रहते हैं। तो हृदय जब स्पंदन करता है, हृदय रुधिर को पंप कर देगा, बाहर भेजेगा। अगर तो ये नलिकाओं में बह रहा है, हृदय से पंप किया ब्लड अगर नलिकाओं में बह रहा है, तो हम बोलेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। और अगर वो हृदय से स्पंदन के द्वारा रुधिर को बाहर जो धकेला गया वो रिक्त स्थानों में जा रहा, खुले में जा रहा, तो इस तरह के परिसंचरण तंत्र के लिए हम लोग टर्म यूज़ करेंगे खुला परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र दो तरह का है, खुला और बंद। बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर हृदय से जब स्पंदन के द्वारा धकेला जाता है तो नलिकाओं में बहता है, वेसल्स में, नलिकाओं में बहेगा, शिराएं और हमारी रुधिर धमनी और शिराओं में बहता है। जबकि खुले में ये रुधिर का बहाव, जो रुधिर धकेला जाएगा वो ओपन स्पेसेस में, खुले हुए स्थानों में, रिक्त स्थानों में धकेला जाएगा। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है, उदाहरण धमनी, शिरा, कोशिकाएं। ठीक जी। अब ये तो बात हो गई हम लोग की, हम लोग बात कर रहे हैं कि जंतुओं को जो वर्गीकृत किया गया उसके आधार क्या है। तो
तो सबसे पहला आधार था हमारा संगठन का स्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरे आधार पे आते हैं, सम्मिति। दूसरा आधार सम्मिति। प्राणी को सम्मिति के आधार पर ही श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। सम्मिति के आधार पर भी हम लोग उनको बांट सकते हैं। स्पंज मुक्ता असीमित होते हैं, असम्मिति होते हैं। सम्मिति के आधार पर भी हम लोग प्राणियों को बांट सकते हैं। स्पंज मुक्ता असम्मित होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय कक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। तो जंतु दो तरह के हैं, असम्मिति और सम्मिति। सम्मिति उन जंतुओं के लिए हम लोग माफ करिएगा, ये जो टर्म है इसको हम लोग उन जंतुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके शरीर को हम उनके मध्य रेखा से गुजरते किसी एक तल के द्वारा दो बराबर भागों में बांट दें। मध्य रेखा से गुजरते किसी भी एक तल से जब जंतु को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं सम्मिति। और असम्मिति वो जंतु जिनको आप उनके शरीर से गुजरते, मध्य रेखा से गुजरते किसी भी तल से दो बराबर भागों में ना बांट पाए, उनके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं असम्मिति। ठीक है जी। तो जंतुओं को बांट सकने के आधार पे ये दो तरह के हैं, सम्मिति और असम्मिति। असम्मिति वो जिनको आप उनके शरीर की मध्य रेखा से गुजरते किसी भी तल से दो बराबर भागों में नहीं बांट पाएंगे, उनको हम बोलते हैं असम्मिति। स्पंजे स्पोरीफेरा के मेंबर जो हैं ज़्यादातर असम्मिति होते हैं, उनको हम लोग नहीं बांट। जैसे आपकी अदरक है, अदरक को आप कभी देखिए, अदरक का जो आकार प्रकार है, अब उसको आप किसी भी तल से मध्य रेखा से गुजरते किसी भी तल से दो बराबर भागों में बांट नहीं पाएंगे। ठीक इसी तरह से स्पंजेस जो हैं उनकी जो रचना और आकार प्रकार है वो इस तरह का है कि आप उनके मिड एक्सिस मध्य रेखा से गुजरते किसी भी तल से उसके शरीर को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। असम्मिति। अब सम्मिति वाले फर्दर दो तरह के हैं। तो स्पंजस मुख्यतः असम्मिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से मध्य रेखा से केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। ये तो हो गया सम्मिति की बारी। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित कर दे। अब कुछ जंतु ऐसे हैं जो उनके मध्य रेखा से गुजरते कई सारे तल, एक तल से ज़्यादा तलों से दो बराबर भागों में बांटे जा सके, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं अरिसम्मिति। ऐसे जंतु जिनके शरीर को आप उनके मध्य रेखा से गुजरते एक तल से ज़्यादा तल से, एक से ज़्यादा तल से दो बराबर भागों में बांट दें, तो उसके लिए यूज होगा अरिसम्मिति। और ऐसे जंतु जिनके शरीर को आप उनके मध्य रेखा से गुजरते केवल एक तल के द्वारा दो बराबर भागों में बांट पाएं। तो ये केकड़ा यहाँ बना हुआ है, केकड़े में आप इसको केवल इस तल से मध्य रेखा से, इस तल से मध्य रेखा से गुजरते वो दो बराबर भागों में नहीं बट रहा, इधर भी नहीं बट रहा, इधर भी नहीं बट रहा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो जंतु तीन तरह के हैं सम्मिति के आधार पे, असम्मिति, अरिसम्मिति और द्विपार्श्व सम्मिति। सम्मिति, असम्मिति, असम्मिति वो जिनके शरीर को हम उनके मध्य रेखा से गुजरते किसी भी तल से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, जिसका कि एग्जाम्पल हमारे स्पंजेस हैं। अरिसम्मिति ऐसे जंतु जिनकी बनावट इस तरह की है कि उनके शरीर को हम उनकी मध्य रेखा से गुजरते एक से ज़्यादा तल से दो बराबर भागों में बांट पाएंगे, वो अरिसम्मिति वाले कहलाएंगे। अरिसम्मिति में कौन कौन एग्जाम्पल अरिसम्मिति में आपको देखने को मिलेंगे? सीलेंट्रेटा के मेंबर, टीनोफोरा के मेंबर और इकाइनोडर्मेटा के वयस्क। याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा के वयस्क, लार्वा नहीं, इकाइनोडर्मेटा के वयस्क। तो सीलेंट्रेटा के मेंबर, सीलेंट्रेटा संघ के सदस्य, टीनोफोरा संघ के सदस्य और इकाइनोडर्मेटा
इकाइनोडर्मेटा के वयस्क, ये अरिसम्मिति। और द्विपार्श्व सम्मिति जो कि हमारे ये दिखा रहा है, द्विपार्श्व सम्मिति केकड़ा जैसा दिखा रहा, तो उसके मध्य रेखा से गुजरते केवल एक तल, केवल इस तल से हम इसको दो बराबर भागों में दो बराबर भाग का मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ से काटा 40 किलो का ये 40 किलो का ये, नहीं। दो बराबर भागों का मतलब कि आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाए तो जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं, आपका प्रतिबिंब आपके बिल्कुल जैसा, तो इसको जब आपने ये काट दिया ऐसे, तो इधर वाला देखिए ये राइट और ये लेफ्ट। राइट में भाई 3 ये हमारी 4 पाद और 5वां, तो बिल्कुल वैसा ही इधर, उतनी ही चीज़ें, उतना ही बिल्कुल आकार प्रकार एकदम समान, उसको बोलेंगे आइडेंटिकल या बराबर। ऐसे में बराबर नहीं या ऐसे में बराबर नहीं, ठीक है जी। तो ये हमारा हो जाएगा द्विपार्श्व सम्मिति। सम्मिति कितनी तरह की हो गई? 3, असम्मिति, अरिसम्मिति और द्विपार्श्व सम्मिति। तो जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित कर दे, तो एक से ज़्यादा, तो उसको अरिसम्मिति कहते हैं। सीलन ट्रेट जैसा कि मैंने अभी लिखा था, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा वयस्क याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा लार्वा में द्विपार्श्व सम्मिति होती है। इकाइनोडर्मेटा में आपको इस तरह की सम्मिति देखने को मिलती है, ओके। किंतु एनिलिड, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष, उसके मध्य रेखा से गुजरते केवल एक ही तल से हम उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इस तरह की जो सम्मिति होती है उसको द्विपार्श्व सम्मिति बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका के स्तर की बात हो गई, सम्मिति की बात हो गई। हम लोग बात कर रहे हैं कि जंतुओं को वर्गीकृत करने का क्या आधार है। अब तीसरे आधार पे आ जाइए कि ये डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। द्विकोरिक व त्रिकोरिकी, द्विकोरिकी और त्रिकोरिकी संगठन, द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि जंतुओं को जो विभाजन किया है, विभाजन किस आधार पे किया? तो कोशिकाओं के संगठन के आधार पे, संगठन के आधार पे। दूसरा हम लोग को विभाजित कर सकते हैं सम्मिति के आधार पे। तीसरा आधार जो बन रहा है द्विकोरिक व त्रिकोरिक संगठन। आइए इसको समझें। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, जैसा कि यथा बाह्य एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा, तथा आंतरिक एक्टोडर्म, अंतःत्वचा, वह द्विकोरिक कहलाते हैं। तो जंतुओं में भ्रूण अवस्था के दौरान उनमें कोशिकाएं कितने स्तर बना रही हैं? तो अगर 2 स्तर में लगी हुई हैं, 2 स्तर बना रही हैं, तो द्विकोरिक कहलाएंगे। जैसे कि सीलन ट्रेट हमारा द्विकोरिक का एग्जाम्पल है। और दूसरे वह प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में, भ्रूण के विकास के दौरान विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है। तो 3 स्तर मिल जाएंगे। अब ये द्विकोरिक है, द्विकोरिक में ये आंतरिक एंडोडर्म जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ये बाहर एक्टोडर्म जिसको बोल रहे हैं, और उसके बीच में मीजोगीलिया, ये एसेलुलर लेयर है। मीजोगीलिया एसेलुलर लेयर है। ये हो गए द्विकोरिक। तो ऐसे जंतु जिनके भ्रूणीय अवस्था के दौरान 2 लेयर, 2 स्तर मिल रहे हैं कोशिकाओं के, और ऐसे जंतु जिनके डेवलप्ड हो चुके भ्रूण में, विकसित भ्रूण में तीसरी एक लेयर और बन जाती है मीजोडर्म। मीजो का मतलब बीच में। तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मीजोडर्म की प्रेजेंस हो गई, मीजोडर्म विकसित हो गया। तो इस तरह की जो व्यवस्था उसको त्रिकोरिक व्यवस्था, त्रिकोरिकी संगठन बोलते हैं। तो द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन, इस पे आ जाइए। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है, यथा बाह्य एक्टोडर्म, बाहरी एक्टोडर्म तथा आंतरिक एंडोडर्म, वह द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे कि सीलन ट्रेट, टीनोफोरा। और दूसरे वह प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में त्रिभ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है। और ऐसे प्राणी भी हैं जिनके भ्रूण में, विकसित हुए भ्रूण में तीसरी एक लेयर और बन जाती, स्तर और बन जाता है, एक सतह और बन जाएगी। तो ये एंडो, ये एक्टो और ये मीजो बीच में, ये वाली भी सेलुलर, ये मीजोगीलिया थी। यहाँ पे मीजोगीलिया है, यहाँ पे सेल्स नहीं अभी डिफ्रेंशिएट हुई। ये द्विकोरिक है, ये त्रिकोरिक है।
तो त्रिकोरिक कहलाते हैं, जिनमें तीसरी लेयर बन गई, मीजोडर्म बन गया, त्रिकोरिकी कहलाएंगे। जैसे प्लेटेलमेंथीज से लेके प्लेटेलमेंथीज एस्केलमेंथीज एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा रज्जुकी। तो प्लेटेलमेंथीज से लेके रज्जुकी तक ये कैसे हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, त्रिकोरिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरिक और द्विकोरिक। तो उनके भ्रूणीय स्तर में कितनी कोशिकाओं की सतह या लेयर मिल रही है, इस आधार पे भी हो गया। तो हम लोग 3 आधार पढ़ाए हैं, कोशिका के संगठन का आधार, समिति और हमारा द्विकोरिक की त्रिकोरिक। ठीक, अब प्रगुहा चौथा हमारा विभाजित करने का, वर्गीकृत करने का जंतुओं को जो आधार है। भाई आप की क्लास में मानिए 20 बच्चे हैं, तो उनको क्लासीफाई करिए, मतलब क्लासीफाइड कर दीजिए, अलग अलग वर्गों में बांट दीजिए। तो आप बांट सकते हो उनको अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ स्किन, फेयर, लाइटर, डार्क, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, कि कुछ ऐसे होंगे बच्चे अबव 5 फीट, कुछ ऐसे होंगे बिलो 5 फीट, बिलो 4 फीट। तो अकॉर्डिंग टू हाइट बांट सकते हो, अकॉर्डिंग टू स्किन कलर बांट सकते हो, अकॉर्डिंग टू कलर ऑफ आई बांट सकते हो। तो आप कई तरह से बच्चों को भी क्लासीफाई कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन करना, जो अलग अलग वर्ग बना रहे हो उसके आप कुछ आधार निर्धारित कर, कुछ मापदंड तो होंगे कि अलग अलग वर्गों में रखा। तो इसी तरह से जंतुओं को जो अलग अलग वर्गों में रखा, कुछ मापदंड, कुछ आधार पर रखा, हम उन आधार को पढ़ रहे हैं। 3 आधार पढ़े जा चुके हैं, कोशिका का संगठन का आधार, समिति किस तरह की है, और द्विकोरिक है कि त्रिकोरिक है। अब हम लोग आ रहे हैं चौथे आधार पर, प्रेजेंस ऑफ प्रगुहा है कि नहीं है। प्रगुहा की इंग्लिश सिलोम। तो शरीर भित्ति तथा आहार नाल, ये हो गई हमारी आहार नाल, ये हो गई शरीर की भित्ति। अगर इनके बीच में कैविटी है, इनके बीच में गुहा है, तो शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ सिलोम और एब्सेंस ऑफ सिलोम। सिलोम क्या है? सिलोम इज द बॉडी कैविटी। शारीरिक गुहा किसके बीच में? तो शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में, आहार नाल और शरीर भित्ति के बीच में शारीरिक गुहा का मिलना। शरीर भित्ति तथा आहार नाल, ये है शरीर भित्ति, बॉडी वॉल, शरीर भित्ति। ये है गट वॉल, बॉडी वॉल, शरीर भित्ति और आहार भित्ति के बीच में गुहा का मिलना, जो मीजोडर्म से लाइंड हो, जो मीजोडर्म से आच्छादित हो, उसको हम लोग बोलते हैं सीलोम। ठीक है जी। मीजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान से फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले से तो आपसे पूछा जाता है प्रगुहा कहाँ होती है? सिलोम। सिलोम इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। सिलोम इज द बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। शारीरिक गुहा है जो हमारे बॉडी वॉल, देह भित्ति और गट वॉल, देह भित्ति और ये हमारी हो गई देह भित्ति और शरीर आहार नाल की भित्ति। आहार नाल की भित्ति और देह भित्ति के बीच में शारीरिक गुहा का मिलना, जो मीजोडर्म से आच्छादित हो। फिर से सुनिए, देह भित्ति और आहार भित्ति, देह भित्ति और आहार भित्ति के बीच में बॉडी, ये हमारी कैविटी, शारीरिक गुहा का मिलना। शारीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति। तो शरीर भित्ति और आहार नाल की भित्ति में के बीच में शारीरिक गुहा का मिलना, जो मीजोडर्म से आच्छादित हो। साथ के साथ मीजोडर्म से आच्छादित, उसको हम बोलेंगे, उस शरीर गुहा को हम देह गुहा, प्रगुहा बोलेंगे। और इससे युक्त प्राणी को हम प्रगुही प्राणी बोलेंगे। तो जिन प्राणियों में प्रगुहा मिल रही है उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे प्रगुही प्राणी। प्रगुहा जिन प्राणियों में मिल रही है उन प्राणियों को प्रगुही प्राणी बोलेंगे। प्रगुहा क्या है? बॉडी कैविटी, शारीरिक गुहा। शारीरिक गुहा किसके बीच में?
तो ये हमारी शारीरिक भित्ति और आहार नाल के बीच में, शारीरिक भित्ति और आहार नाल के बीच में अगर शारीरिक गुहा मिल रही है और वो शारीरिक गुहा मेसोडर्म से आच्छादित है तो उसको हम प्रगुहा बोलेंगे। और जिस प्राणियों में प्रगुहा मिलेगी उसको हम प्रगुही प्राणी बोलेंगे। किन में मिलती है? उदाहरण, एनिलिड मोलस्क, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट, 6 में। तो याद रख लीजिएगा, एनी आर मोल, इक्की हेमी चोर। इसको याद रखने का तरीका, एनी आर मोल, इक्की हेमी चोर, इसको रख लीजिए ऐसे। तो सिरदर्द की गोली की तरह 3 बार आपने अगले 6 दिन इसको रटना है, खाना है। एनी आर मोल, इक्की हेमी चोर, एनी आर मोल, इक्की हेमी चोर, एनी आर मोल, इक्की हेमी चोर। एनी, एनिलिडा, आर, आर्थ्रोपोडा, मोल, मोलस्का, इक्की, इकाइनोडर्मेटा, हेमी, हेमिकॉर्डेटा, चोर, कॉर्डेट। तो इन 6 में फाइलम में आपको मिल रहा है वास्तविक प्रगुहा और इनके मेंबर को हम लोग प्रगुही मेंबर बोलेंगे। ठीक है। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिसमें देखिए शारीरिक गुहा तो मिली लेकिन मेसोडर्म, अगर ये मेसोडर्म से आच्छादित होने का मतलब पूरी इधर लाइनिंग होती मेसोडर्म में, मेसोडर्म से आच्छादित नहीं है, ये आच्छादन होना। ठीक, अगर इस तरह से होती तो हम लोग बोलते हैं ट्रू सीलोम। तो कुछ प्राणियों में कह रहा है कि ये शारीरिक गुहा तो मिल रही है लेकिन मेसोडर्म से आच्छादित नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे क्या है, उसकी जगह पे आपको मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में मिल रहा है। तो मेसोडर्म थैलियों के रूप में मिल रहा है, बिखरी हुई थैलियों के रूप में, आच्छादित नहीं है, बल्कि मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा और अंतर त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में है। तो मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस बिखरी हुई थैली के रूप में है। यहाँ पे ये जो गुहा है इसको हम लोग कूट प्रगुहा बोलेंगे। और इस तरह के जो मेंबर्स हैं, इस तरह के सदस्य हैं जिनमें कूट प्रगुहा मिल रही है, उसके लिए हम लोग कूट गोहिक, वो प्रगुहिक थे, ये कूट गोहिक कहलाते हैं। जैसे कि एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज के जो सदस्य हैं, एस्केलमेंथीज के जो मेंबर हैं उनमें आपको कूट गुहा देखने को मिलेगी, कूट प्रगु देखने को मिलेगा। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती, और कुछ प्राणी ऐसे हैं त्रिकोरिक तो है लेकिन अभी बॉडी कैविटी नहीं बनी, त्रिकोरिक तो हो गए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म की प्रेजेंस तो हो गई लेकिन मेसोडर्म अभी स्प्लिट नहीं हुआ, बटा नहीं है। तो मेसोडर्म अगर स्प्लिट नहीं हुआ, मेसोडर्म एज इट इज़ है, त्रिकोरिक तो है लेकिन अभी उनमें शरीर गुहा नहीं है, शरीर गुहा नहीं बनी। इस तरह के जो होंगे उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करेंगे अगुही। और ये किसका एग्जाम्पल है? प्लेटेहेलमिन्थीज के मेंबर जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। तो अगुहिक, प्लेटेहेलमिन्थीज, बिल्कुल रट लेना बच्चे, इसको लिख के रट लो, लिख के रट लो, रट के लिख लो, कुछ भी कर लो। अगुहिक, यही क्वेश्चन आता है इस बार आपके। ये देखिए आज ये जिस तारीख में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो तारीख है 26 दिसंबर 2021 को मैं ये आपको व्याख्यान, ये आपको ज्ञान दे रहा हूँ। और आप लिख लो कि इस बार का नीट जो होने जा रहा है 2022 में, उसमें आपको सीलोम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको सीलोम, इस वाले से, प्रगुहा से, क्योंकि 21-20 में क्वेश्चन ये आया नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रेजेंस ऑफ सीलोम, एब्सेंस ऑफ सीलोम। तो जिन प्राणियों में 3 लेयर बन गई हैं उनमें अगर मेसोडर्म बीच से फट जाए, स्प्लिट हो जाए, तो एक गुहा का निर्माण हो जाता है जिसको हम प्रगुहा बोलते हैं। प्रगुहा किसके बीच में मिलेगी? शरीर भित्ति के बीच में और आहार नाल के बीच में। और अगर ये प्रगुहा, ये जो हमारी गुहा बनी, ये अगर मेसोडर्म से लाइंड है तो हम लोग प्रगुहा बोलेंगे, और अगर मेसोडर्म से लाइंड नहीं है तो कूट प्रगुहा बोलेंगे। ठीक, कूट गोहिक, ये वाला आपका एग्जाम्पल था कूट गोहिक का। एस्केलमेंथीज के मेंबर में मेसोडर्म से बॉडी में आपको कैविटी तो मिल रही है लेकिन वो कैविटी मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, मेसोडर्म से आच्छादित नहीं है, बल्कि मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट है? मेसोडर्म प्रेजेंट है बिखरी हुई थैलियों के रूप में।
इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं? कूट गुहिक। ये है आपका वास्तविक गुहिक, प्रगुहा। वास्तविक प्रगुहा, ये कूट गुहिक और ये अगुहिक। इसमें भी मीजोडर्म स्प्लिट नहीं हुई है। ये किस में आपको देखने को मिलेगा? प्लेटेलमिन्थीज में। ठीक है जी। तो ये 3 डायग्राम आपके, इसको आप एक बार अपने रजिस्टर में एक बार इसको बना के ड्रॉ करने की कोशिश करो। ठीक है, आगे चलते हैं। कूट गुहिक एस्केलमेंथीस, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं होती वो अगुही कहलाते हैं, जैसे प्लेटेलमेंथीस के सदस्य। अब हम लोग 4 की बात हो गई हम लोग के वर्गीकरण के आधार पे। अब हम लोग 5वें वर्गीकरण के आधार पे आते हैं। खंडी भवन। खंडी भवन पे आइए। सेगमेंटेशन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होता है। कुछ प्राणी ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि शरीर बटा हुआ है बाह्य खंड और आंतरिक खंडों में श्रेणीबद्ध तरीके से, जिनमें से कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है और खंडों में बटा हुआ कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति, पुनः आवृत्ति, पुनः दिखाई देंगे। इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। तो खंडी भवन, सेगमेंटेशन, इंग्लिश में सेगमेंटेशन। खंडी भवन क्या है? तो कुछ प्राणियों में आप देखेंगे कि शरीर बाहरी तथा आंतरिक रूप से खंडों में बटा है और उन खंडों में कुछ प्राणियों में आप ये भी देखेंगे कि कुछ एक अंगों की पुनरावृत्ति देखने में मिल सकती है। उदाहरण के लिए केंचुओं में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है। केंचुओं में आपको देखने को मिलेगा विखंडी खंडी भवन और ये विखंडावस्था कहलाता है और इसको हम लोग बोलेंगे विखंडावस्था। तो खंडी भवन, कुछ प्राणियों में शरीर आंतरिक व बाहरी रूप से खंडों में बटा है और उन खंडों में किन्हीं किन्हीं अंगों की आपको पुनरावृत्ति देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे केंचुए में अर्थवर्म में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है। तो विखंडी खंडी भवन का आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल बताइए, केंचुआ। ठीक है, अब ये विखंडी भवन खंडी भवन जो है ये आपको 3 फाइलम में देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा में, अब ये बात लिख लीजिए अलग से, मेरे लेक्चर को सुनने के बाद थोड़ा सा इसको होल्ड पे करिएगा और ये बातें लिख लीजिएगा। एनीलिडा और कॉर्डेटा, इनमें आपको इन 3 फाइलम में आपको विखंडी भवन खंडी भवन देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा में, एनीलिडा में, कॉर्डेटा में। एनीलिडा में आंतरिक व बाह्य दोनों, आंतरिक व बाह्य दोनों। आर्थ्रोपोडा में बाह्य विखंडी भवन और कॉर्डेटा में आंतरिक। बात समझ में आ गई? मेरा नाम सिकंदर है। तो एनीलिडा में आपको बाह्य व आंतरिक दोनों, आर्थ्रोपोडा में मुख्यतः बाह्य और कॉर्डेटा में मुख्यतः आंतरिक विखंडी भवन देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 फाइलम में आपको खंडी भवन शरीर जो है जंतु का खंडों में बटा मिल सकता है। ओके, चलिए आगे चलिए। पृष्ठ रज्जु, शलाका रूपी रॉड शेप, शलाका रॉड क्षण शलाका रूपी पृष्ठ रज्जु पीठ पे, पृष्ठ पे नोटोकॉर्ड मध्य अवस्था से उत्पन्न होती है, मध्य त्वचा से। तो मीजोडर्म से डिराइव नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट जो कि रॉड शेप है, तो रॉड शेप नोटोकॉर्ड डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म आपको जिनमें मिलेगी उसको हम लोग कॉर्डेट बोलेंगे। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस मिलना। शलाका रूपी पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है जो भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। तो भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय, एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान, भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय जब एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से नया जीव या जंतु। तो ये जो डेवलपमेंट है भ्रूणी विकास का जो क्रम है, भ्रूणी विकास के क्रम के दौरान पृष्ठ सतह में बन सकता है क्या? पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड जो रॉड शेप होता है, शलाका रूपी होता है, मीजोडर्म से उत्पन्न होता है। पृष्ठ रज्जु जिन जिन प्राणियों में होगा उसको हम लोग रज्जुकी कहते हैं। तो पृष्ठ रज्जु जिन प्राणियों में बन रहा है या उत्पन्न होता है, मीजोडर्म से डिराइव। मीजोडर्म क्या थी? बीच वाली लेयर क्या थी भाई? किसी प्राणी के विकास के दौरान आपको 3 लेयर या 2 लेयर मिलेंगी। तो 3 लेयर वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक, अंदर वाली एंडो, उसके बाद मीजो और उसके बाद एक्टो। तो ये तो हमारी हो गई
अंदर वाली ये, फिर इसके बाद मीजोडर्म और बाहर वाली एक्टोडर्म। तो मीजोडर्म से डिवाइड होता है, मीजोडर्म से उत्पन्न होता है क्या, पृष्ठरज्जु। और जिन प्राणियों में पृष्ठरज्जु बन जाता है रॉड शेप, उनको हम लोग रज्जु की प्राणी बोलते हैं, कॉर्डेट बोलते हैं। जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं बनता, पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को हम अरज्जु की नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। तो प्राणियों में रज्जुकी की प्रेजेंस के हिसाब से दो तरह के हो गए, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, रज्जुकी और अरज्जुकी। अरज्जुकी वो जिनमें हमारा नहीं बना पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु अगर उपस्थित नहीं है उनके भ्रूणी विकास के दौरान, उनके किनके प्राणियों के भ्रूणी विकास के दौरान अगर मीजोडर्म से नोटोकॉर्ड नहीं बनी पृष्ठ सतह पे, तो हम बोलेंगे अरज्जुकी प्राणी है। और अगर मीजोडर्म बनी तो हम बोलेंगे रज्जुकी प्राणी है, कॉर्डेट है। ठीक है जी, आगे चलूँ? चलिए आगे चलें। कितने हम लोगों ने आधार पढ़ लिए हैं? 5। अब हम लोग आ रहे हैं छठा आधार। ये छठा था, 6 आधार हो गए। तो सबसे पहले था कोशिका का स्तर, फिर था सम्मिति, फिर था द्विकोरिक और त्रिकोरिक, और फिर था हमारा प्रेजेंस ऑफ सीलोम, प्रगुहा, फिर था विखंडी भवन, और आखिरी में आके पृष्ठरज्जु। ये आपके 6 हो गए आधार, जिन आधार पे आप प्राणियों को बांट सकते हैं अलग अलग वर्गों में। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे लगवाता हूँ, करवाता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग प्राणियों का वर्गीकरण, संघ, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले उस पर चलें। हम लोग अपना जैसा बात करी कि भाई डीपीपी बहुत ज़रूरी है, जो अभी पढ़ा है उसका थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ उससे रिलेटेड देखिए। आइए देखें वर्गीकरण का आधार, जो हम लोगों ने आज टॉपिक पढ़ा। शरीर की गुहा आंत की दीवार के बीच मौजूद और शरीर की दीवार और मीजोडर्म द्वारा प्रतिबद्ध शरीर की गुहा को क्या कहते हैं? शरीर की गुहा जो आंत की दीवार के बीच, शरीर की गुहा, शारीरिक गुहा जो बन गई थी, कहाँ बन गई थी? शारीरिक गुहा बन गई बॉडी वॉल और गट के बीच में। आंत की दीवार और शरीर की दीवार के बीच में जो शरीर की गुहा बनी और मीजोडर्म द्वारा प्रतिबद्ध होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग शरीर की गुहा, प्रगुहा बोलते हैं, प्रगुहा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ विकल्प होना चाहिए प्रगुहा, सीलोम बोलते हैं। तो पहले वाले का आंसर हो गया सीलोम। आखिरी में आके फिर से ज्ञान की बातें, आओ तुम्हें मैं ज्ञान बता दूं, बतला दो ना। देखिए ऐसा बच्चों, मेरे बच्चों समझो बात, ये जितनी भी डीपीपी है, करीब 10,000 से 12,000 क्वेश्चन, ये मेरे सुमो बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सुमो बायोलॉजी नाम से प्ले स्टोर पे ये ऐप उपलब्ध है, डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आप जाएंगे तो आपको हर चैप्टर से रिलेटेड डीपीपी टेस्ट वगैरह वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो फ्री दे रहा हूँ। जैसे आदमी को आदत डाल दो, आप चरस खिला दो और बाद में उसको ब्लैकमेल करो, पैसे ले लो। तो अभी तो फ्री है बेटा ये सेवा तुम लोग के लिए, जितना फ़ायदा उठाना चाहो उठाओ। जिस दिन मेरा मूड सनक गया उस दिन मैं उस पर लगा दूंगा रेट टैग। तो जब तक आप लोग के लिए फ्री सेवा उपलब्ध है, 300 यूनिट बिजली फ्री, तब तक आप लोग मौज ले लो, बाद में तो जय जय होनी ही है। तो सुमो बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको डीपीपी और टेस्ट पेपर और आपके तमाम तरह बहुत मटेरियल है। ठीक है, जो अभी फ़िलहाल फ्री में उपलब्ध है, लेकिन किस दिन क्या हो जाएगा गॉड नोस। चलिए, शरीर की गुहा एग्जाम्पल, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। रेडियल समरूपता में क्या देखते हैं आप? रेडियल समरूपता में देखा जाएगा, रेडियल समरूप किस में आपको मिल सकता है? रेडियल समरूपता आपको किस में मिल सकती? अरी समरूपता, अरी सिमेट्री किस में आपको देखने को मिलेगी? घोगा, स्नेल, ये आपका द्विपार्श्व दिखाता, फीताक्रमी द्विपार्श्व दिखाता, स्पंजेस हमारे एसिमेट्रिकल है। तो सी किस में आपको? ये आपको मिलेगा टीनोफोरा में, टीनोफोरा में देखने को मिलेगा आपको। क्या? क्योंकि भाई हम लोगों ने देखा था अरिसम्मिति किस में मिल रही है? अरिसम्मिति आपको मिल रही सीलेंट्रेट के मेंबर में, टीनोफोरा में,
और इकाइनोडर्म के आपको वयस्क। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। रेडियल समरूपता अक्षर, अब फिर अगला क्वेश्चन भी वही है, रेडियल समरूपता से रिलेटेड है, अरी सममिति से रिलेटेड है। अरी सममिति समरूपता में देखा में आप किसमें रेडियल सममिति, ये आइए, रेडियल समरूपता अरी सममिति अक्सर फाइलम द्वारा प्रदर्शित करी जाती है। अक्सर किस फाइलम द्वारा प्रदर्शित करी जाती? तो भैया निडेरिया, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा के वयस्क। इसका आंसर ये हो गया। अरी सममिति अक्सर किस फाइलम द्वारा प्रदर्शित करी जाती है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। चलिए आगे चले, चौथे नंबर पे आइए। डिप्लोब्लास्टिक जानवरों के फाइला हैं। डिप्लोब्लास्टिक किस में अभी हम लोगों ने बात करी थी? डिप्लोब्लास्टिक सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो टीनोफोरा और निडेरिया, सीलेंट्रेटा में आपको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक जिनमें आपके हमारे दो जर्म लेयर मिलना, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, डिप्लोब्लास्टिक जानवरों के फाइला है। किनमें देखने को मिलेगा? टीनोफोरा और हमारे सीलेंट्रेटा में। तो एग्जाम आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। 4 के बाद हम लोग आ गए 5वें में। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। करते हैं विचार। संगठन के अंग प्रणाली स्तर, संगठन का जो स्तर है अंग प्रणाली मिल रहा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द्विपक्षीय समरूपता, द्विपक्षीय समरूपता मतलब द्विपार्श्व समरूपता, बाइलेटरल समिति। शरीर के विभाजन के साथ साथ सही सहसंयोजक, तो शरीर का विखंडीकरण मिल रहा है, साथ के साथ सही सहसंयोजक मिल रहा। पशु समूहों के सही विकल्प का चयन करें। ऐसे विकल्पों का चयन करें जिनमें ये सब खासियत आपको मिल रही है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम अंग प्रणाली, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाइलेटरल, हमारी बाइलेटरल समिति, द्विपक्षीय समिति समरूपता। और शरीर का विभाजन के साथ साथ सही सहसंयोजक, शरीर के विभाजन के साथ सही सहसंयोजक आपको देखने को मिल रहा है। किसमें मिलेंगे? तो आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा और एनिलीडा। अभी हम लोगों ने देखा था आखिरी में विखंडीकरण किसमें मिल रहा था। विखंडीकरण 3 फाइलम लिखे थे मैंने, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। तो द्विपार्श्व ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको कई सारों में मिल रहा है। एस्केलमेंथीस से आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, लेकिन शरीर का ये जो विखंडीकरण मिल रहा है, विखंडीकरण किसमें मिल रहा था? एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। ठीक, चलिए आगे चलें। इनमें से कौन सा जानवर द्विपक्षीय समरूपता के साथ सच्चे सहसंयोजक है? कौन सा जानवर द्विपक्षीय बाइलेटरल सिमेट्री मिल रही है तथा सच्चे सहसंयोजक हैं? हमारे सिलोमेट हैं, ट्रू सिलोमेट है, जिसमें प्रगुहा मिलेगी। किसमें मिलेगी? तो ये कह रहा है जी एनिलीड में, एनिलीड के अलावा वयस्क काइनोडर्म में, वयस्क काइनोडर्म के अलावा टेपवर्म, एस्केलमेंथीस। तो देखिए वयस्क काइनोडर्म हमारे अरी समिति दिखाएंगे, इसको हटा दीजिए। एस्केलमेंथीस में हमारे ट्रू सिलोमेट नहीं, एस्केलमेंथीस कैसा है? फॉल्स, इसको हटा दीजिए। टेपवर्म में भी नहीं। एनिलीडा इसका आंसर हो जाएगा, एनिलीडा को उठा लीजिए। एनिलीडा में हमारी बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है और ट्रू सिलोम, वास्तविक प्रगुहा देखने को मिल रही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? एनिलीडा। ठीक है, आगे चलिए। जानवरों की निम्नलिखित सूची को उनके साथ सुमेलित करें। ठीक है, करते हैं भाई सुमेलित।
अंग स्तर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिल रहा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलेगा? सेलुलर लेवल स्पॉन्जिला में मिलेगा। स्पंज का उदाहरण यहाँ आ जाइए। ऊतक लेवल किस में मिलेगा? टीनोफोरा में और सीलेंट्रेटा में। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा ओबिलिया। यहाँ आ जाइए। ऊतक लेवल का बात हो गई, ठीक है जी। अंग स्तर, अंग किस में मिल रहे हैं? अंग हमको मिल रहे हैं फैसियोला में, प्लेटेल मेंथीज के मेंबर में अंग बन जाते हैं। और अंग प्रणाली, अंग तंत्र किस में? फेरिटीमा में, ठीक है भैया। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में? मैंने बोला या तो आपको फाइलम का नाम रहेगा या उसके मेंबर का। स्पॉन्जिला में बी के अपोजिट आप लिखिए 1। ऊतक लेवल किस में? ऊतक लेवल आपको सी, ऊतक लेवल आपको मिलता है सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में। सीलेंट्रेटा का मेंबर ओबिलिया। सी के आगे आप लिख लीजिए एस, बी के आगे हम लोगों ने लिखा है आर, सेलुलर लेवल के आगे आपने लिखा है आर, सी के आगे एस। अब उसके बाद चलिए बी सी डी। अंग प्रणाली, अंग प्रणाली के आगे लिख लीजिए फेरिटीमा पी। और अंग स्तर रह गया हमारा ए के आगे लिख लो आप अंग स्तर किस में मिल रहा है? फैसियोला क्यू में, क्यू आर एस पी। ये इसका आंसर हो गया। ए क्यू बी आर, ए क्यू बी आर सी एस डी पी, ये आंसर है इसका, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने अभी बात करी भी है। आगे चलता हूँ। संगठन का ऊतक स्तर पाया जाता है। ऊतक स्तर किस में मिलता है? ऊतक स्तर मिलता है हम लोग को सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। तो कंघी जेली, कॉम जेली इसका एग्जाम्पल है। डी इसका 8 का डी। 9 पे आइए। निम्नलिखित में कौन सा सही है? स्पंज कोशिकीय संगठन का कोशिकीय स्तर सही है। स्पंज में कैसा मिलता है? स्पंज में हमको कोशिकीय स्तर का मिलता है। निडेरिया में संगठन का ऊतक स्तर सही है। प्लेटेल मेंथीज में संगठन का अंग स्तर, प्लेटेल मेंथीज में अंग ऑर्गन लेवल, ठीक है। आर्थ्रोपोडा एकाइनोचॉर्डेटा में अंग सिस्टम, बिल्कुल चारों ही सही है। तो ये इसका डी आंसर है। 1 2 3 4 चारों ही सही है, ठीक है। आगे चलिए 10वें नंबर पे आइए। निम्नलिखित में कौन सा जंतु, 10वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जंतुओं का समूह द्विपक्षीय रूप से सममिति और डिप्लोब्लास्टिक होता है? तो टीनोफोरा हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, स्पंज नहीं है। और उसके बाद सीलेंट्रेट्स और एस्केलमेंथीस। देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछ रहा, तो द्विपक्षीय सम्मिलित, बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपके कहाँ से चालू हुए? प्लेटेल मेंथीज ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे टीनोफोरा हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। स्पंजेस हमारी कैसी हैं? अरिसमिति हैं। सीलेंट्रेट्स कैसे हैं? सीलेंट्रेट्स में आपको अरिसमिति देखने को मिलेगी और डिप्लोब्लास्टिक है। तो आंसर क्या है? एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, साथ के साथ त्रिकारकी है, साथ के साथ वो बाइलेटरल सिमेट्री द्विपक्षीय रूप से उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे। तो ये हो गए अब आपके 11 क्वेश्चन। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे शब्द हैं जो वर्णन करते हैं, किसका वर्णन करते हैं? तो भ्रूण के विकास के दौरान जनन परतों की संख्या बताते हैं। डिप्लोब्लास्टिक द्विकारकी और त्रिकारकी क्या बता रहे थे? भ्रूण के विकास के दौरान जनन स्तर की संख्या बताते हैं। आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कितने डिप्लोब्लास्टिक हैं? तो हाइड्रा हमारा डिप्लोब्लास्टिक है, सेंटीपीड डिप्लोब्लास्टिक है, लीवर फ्लूइड डिप्लोब्लास्टिक है, केचुआ डिप्लोब्लास्टिक है, टीनोप्लाना ये डिप्लोब्लास्टिक है, ओबिलिया डिप्लोब्लास्टिक है। 3 डिप्लोब्लास्टिक है। इनमें से कितने डिप्लोब्लास्टिक हैं? 3। हाइड्रा हमारा सीलेंट्रेटा का मेंबर है, डिप्लोब्लास्टिक है। टीनोप्लेना हमारा टीनोफोरा का मेंबर है, डिप्लोब्लास्टिक है। ओबिलिया सीलेंट्रेटा का मेंबर है, डिप्लोब्लास्टिक है। तो कितने डिप्लोब्लास्टिक हो गए? 3, ठीक। चलिए आगे चलें।
ट्रिप्लोप्लास्टिक वाले जानवर हैं तो ट्रिप्लोप्लास्टिक कौन से होते हैं? जिनमें भ्रूणी विकास के दौरान 3 जनन स्तर बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 16 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, इसको समझिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा डिप्लोप्लास्टिक है, सही है। एस्केलमेंथीस एसिलोमेट होता है, एस्केलमेंथीस में सीडोसिलोम होती है। कूट प्रगुहा होती है, कूट प्रगुहिक है। ये कह रहा अगुहिक है, अगुहिक हमारा कौन है? अगुहिक हमारा प्लेटेलमेंथीस है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एनिलिड्स मेटामेरिज्म दिखाते हैं, विखंडी दिखाते हैं, ये सही है, ये सही है। आर्थ्रोपोड ज़्यादातर द्विअंगी होते हैं, हाँ आर्थ्रोपोड ज़्यादातर हमें द्विपक्षीय उसमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। निषेचन आंतरिक, निषेचन इंटरनल मिलेगा, हाँ ठीक है। विकास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, ये बात भी ठीक है। तो निषेचन आंतरिक और बाह्य 2 तरह का होता है। जब युग्मक का संयोजन, युग्मक का फ्यूजन जंतु के शरीर के बाहर हो तो उसको हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं, और जब जंतु के शरीर के अंदर हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन निषेचन आंतरिक बोलते हैं। तो ज़्यादातर द्विअंगी, निषेचन आंतरिक व विकास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, सही है बात। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। एस्केलमेंथीस एसिलोमेट कह रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। एस्केलमेंथीस के जो मेंबर हैं वो कूट प्रगुहा दिखाते हैं, कूट गुहिक हैं, एसिलोमेट नहीं है, अगुहिक नहीं है। ये स्टेटमेंट केवल सही नहीं है, बाकी के 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर A का चयन कर लीजिए। आखिरी फाइनल पे आइए। निम्नलिखित में कौन से जीव हैं डिप्लोप्लास्टिक? डिप्लोप्लास्टिक कौन से जीव होते हैं? तो हमारे चपटे कीड़े, टेपवर्म, डिप्लोप्लास्टिक पूछा है, सॉरी ट्रिप्लोप्लास्टिक। तीकारकी कौन है? कोरल, कोरल एग्जाम्पल है आपका किसका? सीलेंट्रेटा का डिप्लोप्लास्टिक होता है। स्पंजेस और टीनोफोर्स ये भी डिप्लोप्लास्टिक है। हमारे चपटे कीड़े, चपटे कीड़े प्लेटफॉर्म, ये हमारे जो कि एग्जाम्पल है प्लेटेलमेंथीस के, प्लेटेलमेंथीस में आ रहे हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक तीकारकी होते हैं। तीसरी जर्म लेयर मीजोडर्म उनमें बन गई है। तो यहाँ पे आके अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये सेशन मेरा कैसा लगा आप लोग इसकी बात करिए। अगले सेक्शन में हम लोग फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे और फिर फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग का चलेगा शेड्यूल। पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गई बात आज की। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे फाइलम पोरीफेरा के साथ। इसमें आपको इस लेक्चर में जो चीज़ें फोकस करनी है, आपको फोकस करना है किसको? आपको फोकस करना है सीलोम को और सम्मिति को। इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीलोम और सम्मिति से आपको मिल सकते हैं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, भविष्य में क्या होगा 2022 में आपको सीलोम या आपको सीलोम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या आपको क्वेश्चन सम्मिति से देखने को मिल सकता है। ठीक, सीलोम को जरूर पढ़ लीजिए और सम्मिति हमारे साथ के साथ द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन को पढ़ लीजिए ध्यान से, इनका रट्टा मारिए। तो संघ पोरीफेरा के साथ अगले लेक्चर में आपको मिलता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, सोमो बायोलॉजी। मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोग मेरे टच में बने रहें। बहुत जल्द जनवरी के मिड में मैं लाइव क्लासेस लेके भी आप लोग के लिए आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कि आप लाइव क्लास में जुड़े, पहले मेरा टीचिंग लेवल और टीचिंग का स्तर और टीचिंग का तरीके से आप कन्विंस हो जाएं ताकि हम लोग लाइव क्लासेस पढ़ें। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।